वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, यानी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो चीजें हम देखते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक नजर में हम समरी देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे पदार्थ का भौतिक स्वरूप। भौतिक यानी कि जो उसके बाहरी गुणधर्म होते हैं, जैसा वो दिखता है, जैसा वो उसका आकार है, जैसा उसका आयतन है, उसका भार है, ये सारी चीजें जो होती है वो भौतिक स्वरूप में आती हैं। ठीक है, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कणों से मिलकर बना है क्या पदार्थ। ये हम पढ़ेंगे कि वो पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है, कैसे कणों से मिलकर बना है, उसकी संरचना क्या है, कणों की संरचना क्या है पदार्थ को बनाने में, है ना। और दूसरा है कि कण कितने छोटे हैं, अगर वो कणों से मिलकर बना है तो वो कण कितने छोटे छोटे होते हैं, उनका कैसे अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक है हमारा पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण यानी कि वो गुण जो उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं, यानी कि अगर वो किसी ठोस आकृति का है यानी उसकी सॉलिड आकृति है तो वो कैसे बनी है ना। और अगर वो तरल है तो वो क्यों है। अभिलाक्षणिक गुण यानी कि जो उसका गुण है जिससे वो पहचाना जा रहा है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या आता है कि कणों के बीच का स्थान, यानी कि वो जो कण है जो हमने ऊपर पढ़ा कि उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, वो किन चीजों से मिलके बना हुआ है, तो वो कणों से मिलके बना हुआ है और वो कण किस आकार के हैं। तो अब हम उसमें आगे पढ़ेंगे कि उन कणों के बीच में स्थान कितना है, तो उसी से हमें पता चलेगा कि उसका आकार कैसा बनेगा। ठीक है, उसका आयतन और घनत्व कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, उसके बाद है कणों का निरंतर गतिशील होना, यानी कि वो जो कण हैं वो निरंतर गतिशील होते रहते हैं। ये कैसे होता है। हाँ, ये अलग अलग पदार्थ हमारे चारों तरफ तो बहुत तरीके की चीजें होती हैं। आप अपनी चारों तरफ नजर घुमाइए, कुछ चीजें बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, गैस भी है ना, जो हम इनहेल कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ क्या है, वायु है, वायु में बहुत सारी गैसें हैं, आपने छोटे से ही पढ़ी है, तो वो भी तो पदार्थ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उनमें जो कण है वो निरंतर गतिशील है, वो किस तरह से गतिशील है ना। उसके बाद तीसरा है सब टॉपिक, कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो कण होते हैं फिर वो अगर गतिशील होते हैं तो फिर वो कैसे एक जगह बने रहते हैं, एक पदार्थ को बनाए रखते हैं, उसके पीछे कौन सा फैक्टर काम करता है, तो आकर्षण, वो कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तीसरा मेजर टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। फिर हम ये देखेंगे कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। मेजरली पदार्थ कितने भागों में हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फिलहाल आप यहाँ ठोस, द्रव और गैस ही देखोगे, और लेकिन साइंटिस्ट ने पदार्थ की 5 अवस्थाएं बताई हैं जो आप हायर क्लास से पढ़ोगे। प्लाज्मा भी होती है। ठीक है, तो ठोस और द्रव और गैस, ये 3 पदार्थ की मेजर अवस्थाएं हैं। इसे हम फिलहाल इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद पदार्थ के ऊपर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है और एक आध मेजर टॉपिक है, उसे हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप से। तो भौतिक से आप पहले ही समझ चुके हो, भौतिक क्या चीज होती है, जैसा वो दिखाई दे रहा है, जैसा उसका रूप रंग है, जैसा उसका आकार है, वो भौतिक होता है। तो आप अपने चारों तरफ नजर डालिए कि आप कौन कौन से पदार्थ देखते हो, है ना। आप अपने चारों तरफ देखोगे, खिड़की है, दरवाजा है, फैन है, दीवारें हैं, दीवारें ईंट से बनी हुई हैं, दैट इज ऑल्सो अ पदार्थ। तो जितनी भी चीजें आप देख रहे हो वो सब हम पदार्थ उन्हें कह रहे हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जितनी चीजें देख रहे हैं, जितनी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं, जितनी चीजें महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्यों समझ पा रहे हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है या ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो उन सारी चीजों में या उन सारे वस्तुओं में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं। वो क्या कॉमन फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो वो स्थान घेरती होंगी, है ना, या तो वो स्थान घेर रही होंगी। आप देखिए, आप अपने चारों तरफ जो सॉलिड चीजें देख रहे हैं, जो लिक्विड चीजें देख रहे हैं, वो क्या है, वो आपको दिख रही हैं क्योंकि वो पर्टिकुलर जगह घेर रही हैं, तो वहां पर वो रखी हुई हैं, इसलिए आप उसे देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। और क्या होता है, स्थान घेरने के साथ साथ स्थान कब घेरेगा, जब उसमें कोई कुछ होगा, कुछ सब्सटेंस होगा, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, कि उसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है। ठीक, तो कह सकते हैं कि ये 2 चीजें होती हैं, ये 2 मेजर गुण होते हैं जो किसी भी पदार्थ, किसी भी चीज को हम पदार्थ कह सकते हैं या पदार्थ के रूप में हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो उनमें 2 चीजें मेन होती हैं, क्या
कि वो उसमें द्रव्यमान होगा और वो स्थान घेरेगा। भाई द्रव्यमान होगा तभी तो स्थान घेरेगा, है ना। जब उसमें कुछ होगा, जब कुछ अस्तित्व में होगा तभी तो वो, फिर उसे जगह भी तो चाहिए, वो जहां जहां जाएगा कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। तो पदार्थ का क्या गुण होता है, पदार्थ स्थान घेरता है और पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले भी ऋषि मुनि, आप लोगों ने देखा होगा कि सुना होगा कि शरीर पंच तत्वों से बना है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, ये सारी पंच तत्व हैं, इनसे शरीर बना हुआ है। जब साइंटिस्ट, मतलब एक साइंस के फॉर्म में पदार्थ को नहीं बताया गया था, और इन सारी चीजों से हमारा शरीर बना है या कोई भी चीज बनी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो वहां भी यही कॉन्सेप्ट था उसका कि जो एक पदार्थ होता है, जो एक हम देखते हैं किसी कोई भी सब्सटेंस, तो उसमें वो कुछ ना कुछ, यानी किसी ना किसी कणों से मिलके, कुछ उससे भी छोटी इकाई होती है जिससे वो मिलके बना होता है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमें हो गया कि पदार्थ क्या होता है। तो आप एक परिभाषा के तौर पे ये कह सकते हैं कि पदार्थ वो चीजें या वो सब्सटेंस होते हैं जो जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरते हैं, दैट इज कॉल्ड पदार्थ। ओके, तो हमने यहाँ ये देख लिया कि हमें पदार्थ तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है और इसके बेसिक लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला तो हमने देख लिया भौतिक स्वरूप। हमें सबसे पहले पढ़ना है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। अच्छा, किसी चीज का स्वरूप आप बनाओगे, कुछ बनाओगे, आप मान लो किसी क्ले से या मिट्टी से कुछ बना रहे हो, है ना, तो वो क्या होता है, वो कुछ ना कुछ आप लोगे, कण लोगे, उसी से तो कुछ चीजें बनेगी, है ना। तो पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप है वो कणों से मिलकर बना है। यहाँ पर साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कण यानी कि बहुत ही छोटी छोटी इकाई। हाँ, तो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ है। ये सारे कण हैं, ये इकट्ठा हो गए हैं, तो ये एक पदार्थ बन गया है। इनका कहने का मतलब ये है कि कई छोटे छोटे से कण मिलकर पदार्थ उन्होंने बना लिया। तो अच्छा, ये कैसे पता चला कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है? अगर हम ये कह रहे हैं कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, तो फिर वो कैसे हमने ये कह दिया, है ना। साइंस तो हर चीज में प्रूफ मांगता है, प्रूफ दीजिए, सिद्ध कीजिए कि आप जो कह रहे हो, आप इसका क्या प्रमाण है। ठीक है, तो उसमें क्या प्रमाण है, उसमें हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट या कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जो सामने ये सिद्ध कर सके कि पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है। तो आप ग्लास में कुछ पानी लीजिए थोड़ा, और उसमें चीनी डालिए या नमक घोल दीजिए, ठीक है, और दोनों को घोल दीजिए। आपने ग्लास में पानी लिया और उसमें आपने चीनी या नमक घोल दिया, तो आप जो 2 चम्मच चीनी डाल रहे हो, थोड़ी देर बाद वो ग्लास में पानी में दिखाई नहीं देता है ना। कहाँ गई वो चीनी या नमक कहाँ गया, वो शर्करा कहाँ गया, वो पानी में घुल गया। ठीक है, आप यही कहोगे वो पानी में घुल गया। घुल गया मतलब क्या, घुल गया मतलब क्या, कैसे वो गायब हो गया? पानी भी कणों से मिलके बना है। ठीक है, यानी कि पानी है, इसमें इसके पानी के कण हैं। ठीक, अब इसमें आपने डाली शुगर। ठीक, आप डाल रहे हो इसमें शुगर के कण डाल रहे हो इसमें। अब शुगर के जो कण डाल रहे हो, तो वो थोड़ी देर बाद आपको दिखाई नहीं दे रही है, आप कह रहे हो शुगर घुल गई, है ना। आप कह रहे हो कि चीनी पानी में घुल गया मतलब ये हुआ कि जो पानी का जो आप शुगर जो डाल रहे हो उसके क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कण नहीं होते हैं। ठीक है, वो क्रिस्टल भी पदार्थ है, वो कई कणों से मिलके बना हुआ छोटा छोटा, वो उसका भौतिक स्वरूप है। क्रिस्टल शुगर का भौतिक स्वरूप होता है, ना कि कण होता है। ठीक, तो वो जो क्रिस्टल है वो अपने कणों में, छोटे छोटे कणों में टूट गया। बहुत ही छोटे कण बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे आकार में। तो वो अपने कणों में टूट गया, और वो पानी के जो कण हैं उनके बीच में जो स्पेस है, उसी के बीच में जो स्थान है, उसी में एडजस्ट हो गया, उसी को कहते हैं वो घुल गया। यानी कि पानी के कणों के बीच में जो जगह थी उसी में वो जाके घुल गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप पानी में चीनी घोलते जाओ, एक स्टेज आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ये अदर लेवल है, ये दूसरी जगह हम पढ़ेंगे, जहां हम विलियन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। एक स्टेज ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी। मतलब ये नहीं है कि आप चीनी डालोगे और पानी के जो कण है उसके बीच में वो बैठती जाएगी। अब घुलना क्यों बंद हो गई? क्योंकि जो जगह थी वो भर गई, अब जगह नहीं है, तो वो कण एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। अब आप घोलोगे तो वो चीनी के कण नीचे इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि जो पानी के
कण थे उसके बीच में जो जगह थी, जितनी जगह थी उतनी शुगर वहां एडजस्ट हो गई, उसके बाद भी आप डाल रहे हो तो वो उन्हें जगह नहीं मिलेगी, वो नीचे आके बैठते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में जगह होती है, स्पेस होता है, और वो जो है यही है कि कणों से, इसी से पता चलता है कि जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि कण है तभी स्पेस है, कोई एक लेयर नहीं है, कोई एक पट्टी नहीं है, वो कण है, छोटे छोटे से कण है। और किसी में, जैसे अब ये लिक्विड है तो लिक्विड में कण दूर दूर है, तो दूर दूर है तो उनमें स्पेस है, सॉलिड है तो कण पास पास है, उनमें स्पेस नहीं है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब कण कितने छोटे हैं ये जानना है कि वो कण कितने छोटे हैं, तो इसके लिए अलग एक्सपेरिमेंट है। जैसे आप डेटॉल लेते हो, डेटॉल को आप पानी में डाल दिया, ठीक है, बहुत थोड़ा सा 5 ml 10 ml आप एक बाल्टी पानी में डाल, बहुत ज्यादा ही हो जाएगा वैसे 10 ml, 5 ml भी बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 और 2 ml हम डालते हैं 20 लीटर की बाल्टी। अब सोचिए 20 लीटर पानी में आपने डेटॉल, मतलब, और नील है जो कलर है, पोटेशियम परमैंगनेट है पिंक कलर, इसको आप बहुत थोड़े से अमाउंट में डालेंगे, एक लीटर, एक हजार लीटर के बाल्टी में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो वो पूरा कलरफुल हो जाता है। कलरफुल कैसे हो जाता है? कलरफुल कैसे हो जाता है? अब जैसे आप पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल यहाँ ले रहे हैं, वो कलरफुल है, ठीक। अब उसको आपने 1 लीटर पानी में डाला तो वो खूब डार्क सा पिंक सा कलर देगा, है ना। अब इसको क्या करिए, इस पानी को, इसी कलरफुल पानी को, और आप पानी में मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, मिलाते जाइए, कलर लाइट होता जाएगा लेकिन कलर दिखेगा। क्यों? कलर कहाँ से आया है? पोटेशियम परमैंगनेट से आया है, और पोटेशियम परमैंगनेट से कलर आया है, इसका मतलब है कि जहां तक आप पानी में इस सॉल्यूशन को, पिंक सॉल्यूशन को, पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन को मिलाते जा रहे हो, भले ही लाइट होता जा रहा है लेकिन कलर दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स कि अभी भी उस सॉल्यूशन में पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं, ठीक है, क्योंकि वही पोटेशियम परमैंगनेट तो पिंक कलर का है, तो इसका मतलब है कि उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कण हैं। अब क्या है कि जब एक स्टेज आएगी भाई, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, 1000 लीटर, कहीं ना कहीं जाके वो बिल्कुल कलरलेस हमें लगने लगेगा, बहुत ही लाइट, तो समझ लीजिए कि ये अब उसके कण खत्म हो गए। इसका क्या मतलब है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण बहुत 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 माइन्यूट होते हैं, जो कि इतना दूर तक कन्वे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी वो हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब जब बहुत छोटे होंगे तभी तो इतने थोड़े से क्रिस्टल में इतने ज्यादा कण हैं, है ना। अगर बड़ा आकार होगा तो कम कण होते, तो कम पानी की कम क्वांटिटी में ही वो डिसॉल्व हो जाते, वो दिखना बंद हो जाते, है ना। लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर तक दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब बहुत ही माइन्यूट कण है। एक छोटे से क्रिस्टल में भी हजारों लाखों कण थे, है ना। इसका मतलब समझ में आया कि कण बहुत ही छोटे आकृति के होते हैं। डिटॉल भी आप डालते हो 20 लीटर की बाल्टी में, बिल्कुल थोड़ा सा 1 और 2 ml डालते हैं, लेकिन उस बाल्टी की 1 मग पानी को फिर आप 20 लीटर में डालिए तो महक नहीं जाती है, महक आती जाती है, फिर डालिए फिर महक आती, बहुत लाइट लाइट आएगी लेकिन आएगी। क्यों महक आ रही है? उस डिटॉल की वजह से। इसका मतलब स्टिल डिटॉल इज इन द वाटर, है ना, क्योंकि वो पानी में अभी तक है इसीलिए महक रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कण इतने माइन्यूट है कि जो आपने 1 ml भी यूज किया है या 2 ml भी यूज किया है, उसमें हजारों लाखों कण थे, ठीक है, और हजारों लाखों कण थे, इसलिए आप 1 मग पानी से दूसरे में डाल देते हो, उसमें भी अब लाखों हैं, तो हो सकता है 10,000 पहुंच गए, फिर अगली बार आपने डाला तो हो सकता है 1000 पहुंच गए, फिर 100 पहुंच गए, इस तरह से मैं एक रफ आइडिया बता रही हूँ। इस तरह करते करते वो कम से कम 1,000 लीटर तक जो है पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, ठीक। आगे हम पढ़ेंगे परमाणुओं के बारे में, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ हम उसके भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इसे परमाणु वगैरह नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम ये पढ़ेंगे कि इन पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं, यानी कि वो गुण जो पदार्थ के अभिलक्षण यानी कि लक्षण बताते हैं, वो किस तरह का होगा, डिफाइन करते हैं, वो अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। हम अब उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है।
यानी कि अभी इसके पहले भी मैंने, आप कहोगे कि ये बार बार रिपीटेडली वही चीज हो रही है कि कणों के बीच में रिक्त स्थान, इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि कण जो है किससे मिलके बड़े हैं क्या, तो हाँ सही है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। उसका एग्जाम्पल यही है जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जब आप एक ग्लास वाटर लीजिए और उसमें आप चीनी या नमक घोलते हैं तो वो कैसे घुल जाता है, कोई भी चीज आप घोलते हैं तो वो कैसे घुल जाता है। तो यानी कि इसका मतलब यही है कि वो सपाट नहीं है, उसके बीच में थोड़ा बहुत स्पेस है जिसमें दूसरे जो कण आ रहे हैं, दूसरे पदार्थ के जो कण आ रहे हैं वो उस स्पेस में एडजस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इसका तो यही मतलब हुआ। इसका तो सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि उनके जो पदार्थ, जो आप बेसिक पदार्थ ले रहे हो एक, उसके जो कण है उसके बीच में रिक्त स्थान है, उसी में जो चीनी आप घोल रहे हो, जो नमक आप घोल रहे हो या नींबू या जो भी चीज घोल रहे हो, वो कहाँ जाके बैठ जा रहा है, वो उन्हीं कणों के बीच में जो स्थान है उसी के बीच में एडजस्ट हो रहा है। और मैंने ये आपको बाद में बताया भी कि ये ऐसे भी प्रूव होता है कि एक सैचुरेटेड स्टेज आती है, यानी कि ऐसी स्टेज आती है कि जब वो कणों के बीच के स्थान फिल हो जाते हैं, पूरी तरह से वैकेंसी फुल हो चुकी है। तो जब आप, जैसे मान लीजिए आप किसी हॉल में गए हैं, वहां चेयर्स हैं, तो कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए हैं, बीच में बैठे हुए हैं, कुछ चेयर्स खाली हैं, और आपने जिनको इन्वाइट किया वो आए, तो जब तक चेयर खाली होगी तभी तक तो बैठेंगे, और जब चेयर भर जाएगी तो फिर क्या होगा, भाई जो भी आ रहा है, आप चेयर है नहीं, अब खड़े रहो पीछे। तो वही वाला हाल यहाँ है कि जब आप स्पेस है जब तक, तब तक तो वो एडजस्ट कर लेते हैं, जब स्पेस फुल हो जाता है तो क्या होता है, भाई खड़े रहो पीछे, आओ, हम क्या कर सकते हैं भाई, जितना स्पेस था उतने लोग को एडजस्ट कर चुके हैं। तो ये बताता है, ये एग्जाम्पल ये बताता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब हम चलते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ कि कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, इससे कैसे पता चलेगा अभिलाक्षणिक गुण, ये कंक्लूजन से हमें पता चलता है। ठीक, जैसे कि कण के बीच में रिक्त स्थान है, ये किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण कैसे हुआ, ऐसे हुआ कि वो स्थान, अब स्थान तो है, वो स्थान कितना ज्यादा है कितना कम है, ये उसके स्वरूप यानी पदार्थ के स्वरूप को डिसाइड करता है ना। जैसे कि अगर कण के बीच का स्थान बहुत कम होगा, बहुत कण बहुत प्यार मोहब्बत है उनमें, बहुत पास पास है, तो फिर वो एकदम चिपक के रहेंगे, तो वो एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगे, है ना। और अगर उनके बीच में स्थान, उनके बीच में मोहब्बत कम है, ठीक है, प्यार मोहब्बत कम है, तो वो कण एक दूसरे से दूर दूर होंगे, है ना। तो दूर दूर होंगे तो वो आप देख ही रहे हो, लिक्विड वाली स्टेज हो जाएगी, मतलब है ठीक है, काम चलाओ है, हम लोग दोस्त हैं बस, तो बस इस तरह से तो लिक्विड है ना। अब बिल्कुल भी नहीं है कि बस हमारा सरनेम मैच करता है, हम एक फैमिली से हैं तो बस ठीक है, बस हम जानते हैं एक दूसरे को, तो फिर क्या होगा कि एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, तो वो क्या कंडीशन, वो कौन सी अवस्था हो जाती है गैस की। तो इसीलिए इसको अभिलाक्षणिक गुण में रखा गया है, बीच के रिक्त स्थान को, क्योंकि ये भी डिफाइन करता है किसी भी पदार्थ को, ठीक है, उसके अभिलक्षण बताता है। अच्छा, अब सेकंड सब टॉपिक क्या है, कण निरंतर गतिशील होते हैं। अच्छा, गतिशील होते हैं, गतिशील का मतलब क्या है कि उनमें ऊर्जा है, जिसमें ऊर्जा होगी वही तो गति करेगा। आप ही 4 दिन खाना ना खाओ फिर कितना दूर तक जा पाओगे, है ना। तो यानी कि कणों में क्या होती है, ऊर्जा होती है, और ऊर्जा होने की वजह से वो गतिशील होते हैं, और वो ऊर्जा जो गति देती है दैट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा, यानी कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पहली चीज तो हम ये जान लेते हैं, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा की ही वजह से वो गति करते हैं, दोनों चीजें सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद क्या है कि जो पदार्थ के कण हैं, है ना, ठीक है भाई, हम एक फैमिली के हैं, हम साथ में रह रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, अपना अपना स्पेस ही नहीं है ना। अब जिसकी फैमिली में जितना छूट होती है वो उतनी दूर तक जाता है कि नहीं भाई। तो इसी तरह से जिस पदार्थ में जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, उसके पदार्थ के कण उतने ज्यादा गतिशील नहीं होते, और जिसमें जो जितना लूज बॉन्डिंग होगी भाई, जिसके फैमिली वाले, जिसको आजकल नया फैशन है लिबरल, है ना, तो जो जिसके फैमिली मेंबर जितने लिबरल होंगे, जिसके फादर मदर जितने लिबरल होंगे, उसकी उड़ान उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो जैसे कि ठोस क्या होता है, उसमें आप क्या देखते हो, वो ठोस आपको एक निश्चित आकार में दिखता है, एक निश्चित आकृति में दिखता है। इसका मतलब उसकी फैमिली, उसके फादर मदर क्या है, लिबरल कम है ना, उनको छूट ज्यादा नहीं मिली है, यानी कि उनकी गतिज ऊर्जा उतनी ज्यादा नहीं होती है, वो सिर्फ फड़फड़ा सकते हैं, वो भी, उनमें भी गति होती है। ठीक है, मतलब जो सॉलिड है उनके जो कण हैं, ठीक है, उनमें भी गति, उसमें भी ऊर्जा तो होती ही है ना, लेकिन इतनी फ्रीडम नहीं होती है। तो
तो वो अपनी जगह पर यानी कि अपने घर से चौराहे तक या चाट वाले की दुकान तक इतना ही जा सकते हैं, उन्हें इतनी ही फ्रीडम है, ठीक है। मतलब अपनी ही जगह पे बस कंपन करते रहते हैं, इसीलिए वो हमेशा सॉलिड फेज में नजर आते हैं। लेकिन अगर यही किसी कोई सॉलिड है, अगर आप उसको हीट दे देते हैं, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, है ना, तो हीट दे देते हैं तो उसमें एनर्जी आ जाती है और फिर वो दूर दूर हो जाते हैं, फिर उनमें भी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उनके भी कण दूर दूर हो जाते हैं। फिर आप देखते हो ना, सॉलिड को गर्म करो तो लिक्विड में, यानी कि कोई भी पदार्थ होता है उसको गर्म करो तो वो पिघलने लगता है ना, मतलब वो पिघलना यानी लिक्विड फेज होना ना, तो वही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि निरंतर गतिशील होते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा भाई निरंतर गतिशील होते हैं? गैसेस का बहुत इजी है, हाँ, गैसेस को तो हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। किसी ने भाई परफ्यूम डाला तो अगले कमरे में पता चल जाता है ना, कि भाई क्या खुशबू आ रही है, या घर में कुछ पक रहा है तो दरवाजे पे पहुंचते ही पता चल गया आज हमारी फेवरेट बिरयानी बनी है, छोले बने हैं। तो इसका मतलब कैसे पता चल गया? कैसे भाई, बना तो किचन में है, या कोई अगर तैयार हो रहा है तो वो अपने कमरे में हो रहा है, आपको कैसे पता चला? वो पता ऐसे चलता है कि वो जो गैस के कण होते हैं वो उस जगह से चलते चलते आप तक पहुंचते हैं, है ना, जहां, तो यानी कि वो गतिशील होते हैं। तो गैसेस का तो बहुत इजी है समझना। लिक्विड का भी तो आपने देखा ही है कि आप एक बाल्टी पानी भरा हो और लुढ़का दो तो वो यानी कि उसके पदार्थ भी गतिशील होते हैं, है ना। और सॉलिड, इसका मतलब क्या? सॉलिड तो हमेशा फिक्स होते हैं, उनका आकार और आयतन फिक्स होता है। इसका क्या मतलब है? सॉलिड में जो कण होते हैं उनमें गति नहीं होती, उसमें भावना नहीं होता। जी नहीं, उनमें भी भावनाएं होती हैं, उनमें भी ऊर्जा होती है, लेकिन उनमें इतनी फ्रीडम नहीं है ना, उनकी फैमिली में इतनी फ्रीडम नहीं है, वो बहुत कंजर्वेटिव है। तो क्या है कि उन्हें इतनी फ्रीडम नहीं है, तो एनर्जी है तो वो अपनी जगह पे ही फड़फड़ा के रह जाते हैं बेचारे। यानी कि ठोस के जो कण होते हैं, ठोस पदार्थ जो होता है उसके कण होते हैं, वो अपनी जगह पे ही कंपन करते रहते हैं। यानी अपने घर से थोड़ा सा कोचिंग या स्कूल या चाय की टपरी तक, बस इतना ही है, लेकिन होता है बस, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। तो इस तरह से जो कण होते हैं वो गतिशील होते हैं, ये हमने पढ़ा। तीसरा क्या है? कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो बहुत ही जरूरी है। जब ये गतिशील है, ठीक है, अगर उनमें आकर्षण नहीं होगा तो वो तो चलते निकल ही जाएंगे, है ना। तो फिर कैसे कोई पदार्थ अपना अस्तित्व बनाए रखेगा? इसके लिए प्रेम मोहब्बत की जरूरत है कि नहीं? तो उसमें ये होता है कि कोई भी पदार्थ का कण जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा होती है, गति, लेकिन भाई कितना भी उड़ोगे रात में घर आना ही आना है, ठीक है। वैसे वाले यहाँ है कि उनके बीच में गतिशील तो बहुत है, लेकिन उनमें आकर्षण भी होता है। हाँ, आकर्षण बल जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है, इसी की वजह से गतिशीलता कम ज्यादा, है ना। तो जैसे कि ठोस है तो उनमें आकर्षण बहुत ज्यादा होता है, भाई साथ साथ में रहेंगे दिन भर, एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उनमें तो होना ही है। लेकिन जो लिक्विड है वो क्या है कि भाई ठीक है, 1-2 घंटा साथ रहे, फिर 1-2 घंटा घूम के आए, फिर 1-2 घंटा साथ रहे, तो उनमें होता है थोड़ा कम होता है उनके बीच में आकर्षण बल। और गैसेस का क्या है? बस वो वहां बस दिवाली मिल रहा है, होली मिल रहा है, ईद मिल रहा है, तो उनमें जो है आकर्षण बल सबसे कम होता है, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उनमें आकर्षण, वो एक पदार्थ को अस्तित्व देते हैं, इसका मतलब है कि उनमें आकर्षण बल होता है। ये नहीं वो पलायन कर जा रहे हैं। अब अगर आकर्षण बल नहीं होता, वो एक इधर चला गया एक इधर, तो हम कैसे जानते कि ये नियॉन गैस है, या ऑक्सीजन गैस है, या नाइट्रोजन? इसका मतलब उनमें है, प्यार है, लेकिन मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से है, भाई ठीक है, चिपको मत ज्यादा, ठीक ना। तो गैसेस में जो कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल बहुत कम होता है। उससे ऊपर हम जाएंगे, लिक्विड में आकर्षण बल मीडियम होता है, ठीक है। लेकिन ठोस में कणों के बीच में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है। ये आप देख के समझ सकते हो, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने अब तक की चीजें पढ़ी। भौतिक स्वरूप, अभिलाक्षणिक